हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियो में तलवारें, गालियां, नारे, राइफल्स, बंदूक और वो ऑटोमेटिक वेपन्स देखे हैं जो प्रोहिबिटेड हैं पब्लिक के लिए। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई राइफल लिए हुए मेवात के मुस्लिम नौजवान नजर आए। हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई प्रोहिबिटेड ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए मेवात के नौजवान नजर आए। अगर उनके वीडियोस हमने दो चार जो देखे हैं वो देखें लाठियों के, डंडों के, और अगर ये पुलिस कह रही है तो हम उसकी भी थ्योरी मान लेते हैं कि वो कंट्री मेड पिस्टल्स वहां पर मौजूद थे। हम सबको मालूम है कि कंट्री मेड पिस्टल्स का जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। दिल्ली दंगों में बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ था। हर हॉस्पिटल में आपको बुलेट इंजरीज के केस नजर आ रहे थे। अगर कंट्री मेड पिस्टल्स यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी तो बुलेट इंजरीज के पेशेंट अस्पतालों में जाने चाहिए, उनकी एमएलसी होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आया। ये यात्रा कोई ट्रेडिशनल यात्रा नहीं, ये 2021 में यात्रा शुरू करी और हम सबको मालूम है कि ये पिछले 2022 में जब ये यात्रा निकली है तो इस यात्रा में एक मज़ार को तोड़ा गया था और छोटा मोटा कन्फ्रंटेशन हुआ था। किसी का पास्ट भी वायलेंस के साथ में है तो ये पुलिस ये कैसे कह सकती है कि वो प्रिपेयर नहीं, कि मेवात में एक यात्रा निकलती है जो बहुत सालों से निकल रही है। वो सप्तकोसी यात्रा में मेवात के जो ब्रज के इलाके हैं उसमें निकलती है और मेवात के लोग इस बारे में मशहूर हैं कि मेवात में सप्तकोसी की यात्रा का मेव मुसलमान ज्यादा स्वागत करता है बिलमुकाबले हिंदू। वो अपने घर को खोलता है, शरबत पानी का इंतजाम करता है, दूध का इंतजाम करता है, पंखे लगाता है, गद्दे और बिस्तर लगाता है। जब ये दंगे मेवात में हो रहे थे तो सप्तकोसी यात्रा का उसी तरह से स्वागत मेव मुसलमान कर रहे थे। और जो ये यात्रा जिसको दंगा यात्रा कहना चाहिए, ये यात्रा कोई ट्रेडिशनल यात्रा नहीं है। ये 2021 में यात्रा शुरू करी गई और हम सबको मालूम है कि ये पिछले 2022 में जब ये यात्रा निकली है तो इस यात्रा में एक मज़ार को तोड़ा गया था और छोटा मोटा कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो अब अगर किसी का पास्ट ही वायलेंस के साथ में है तो ये पुलिस ये कैसे कह सकती है कि वो प्रिपेयर नहीं थी। सबको ये बात मालूम थी। हम जब रमजान भाई के पास उस दिन गए तो हम लोगों ने पहली बात ये करी कि अगर ये मोनू मानेसर के और बिट्टू बजरंगी के वीडियो नहीं आते तो हम ये मान के चलते हैं कि मेवाती इतना सहनशील है कि वो गालियां सुनते हुए इस यात्रा को जाने देता। ये हम सब मान रहे हैं। उसके बाद 27 तारीख और 26 तारीख और 28 तारीख को बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के वीडियो आए और उस वीडियो आने के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल बना, जिसकी इंफॉर्मेशन खुद आईबी डिपार्टमेंट ने सेंट्रल पुलिस को दी। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा ये कह चुके हैं कि मुझको उस दिन में ही मालूम चल गया था मॉर्निंग आवर्स में कि आज कुछ हो जाएगा, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन सुबह उठते ही आईबी चीफ को दी। अब अगर इतने इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद पुलिस कुछ कर नहीं रही है तो उसके पीछे की वही सारी पॉलिटिक्स है जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। इस देश में जितनी भी भाजपा की सरकारें हैं, सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर गवर्नमेंट अगर कोई है तो वो हरियाणा की गवर्नमेंट है। हरियाणा के उस चीफ मिनिस्टर को किसी कमरे में बंद होना पड़ता है अपने ही लोगों से मिलने के लिए। 8-8 घंटे कमरे में बंद रहने के बाद उनको रेस्क्यू कराया जाता है। कई जगह हमने ये रिपोर्ट देखी कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया और उनको वापस जाना पड़ा। तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कन्वर्ट करने के लिए मेवात के दंगों की साजिश रची गई है। ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने उस यात्रा पे हमला किया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोवोकेशन की एक लिमिट है। लेकिन दूसरी तरफ आप उसको थोड़ा सा बैलेंस ओपिनियन के साथ देखने की कोशिश करें। हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियो में तलवारें,
गालियां, नारे, राइफल्स, बंदूक और वो ऑटोमेटिक वेपन्स देखे हैं जो प्रोहिबिटेड है पब्लिक के लिए। लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई राइफल लिए हुए मेवात के मुस्लिम नौजवान नजर आए। हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई प्रोहिबिटेड ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए मेवात के नौजवान नजर आए। अगर उनके वीडियोस हमने दो चार जो देखे हैं वो देखें लाठियों के, डंडों के, और अगर ये पुलिस कह रही है तो हम उसकी भी थ्योरी मान लेते हैं कि वो कंट्री मेड पिस्टल्स वहां पर मौजूद थे। हम सबको मालूम है कि कंट्री मेड पिस्टल्स का जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। दिल्ली दंगों में बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ था। हर हॉस्पिटल में आपको बुलेट इंजरीज के केस नजर आ रहे थे। अगर कंट्री मेड पिस्टल्स यहां पर इस्तेमाल हुई थी तो बुलेट इंजरीज के पेशेंट अस्पतालों में जाने चाहिए, उनकी एमएलसी होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आया। तो एक नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि बहुत जबरदस्त हमला हुआ जो है मुसलमानों के द्वारा। अब मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक तैयारी के साथ, जिसकी लगातार तैयारी हुई, तलवारें इकट्ठा करी गई, पेट्रोल इकट्ठा किया गया, शराब की बोतलें इकट्ठा करी गई, ऑटोमेटिक राइफल्स इकट्ठा की गई, और उनकी पिटाई वो लोग कर देते हैं जिनके पास कोई वेपन्स नहीं है, जिनके पास पत्थर और लाठियां हैं। इस नैरेटिव को उससे कनेक्ट करिएगा कि शाम के टाइम ये खबर आई कि जो यात्रा में लोग जा रहे थे वो होस्टेज हो गए हैं मंदिर के अंदर, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसको रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा कोई ऐसा होस्टेज नहीं था, वो लोग अपनी मर्जी से आए थे। तो ये जो वायलेंस नू में हुआ है ये सिस्टमैटिक वायलेंस है, और ये मालूम था सबको कि इस तरह का वायलेंस का एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाएगा तो उसका ट्रेल होगा। उस ट्रेल के नतीजे में पलवल में हमले होंगे, उस ट्रेल के नतीजे में सोना में हम मस्जिदों पर हमले होंगे, उसके नतीजे में सोना में वायलेंस होगा, उसके नतीजे में जो है पानीपत में मस्जिद में हमला होगा, उसके नतीजे में रोहतक में मस्जिद में हमला होगा, जिससे पूरे स्टेट में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा था अब वो एंटी मेवात, और एंटी मेवात का मतलब है एंटी मुसलमान बात कर रहा है। उसका नैरेटिव ये है। और फिर वो सरकार जो योगी से अपना इंस्पिरेशन लेती है, जिस मॉडल की बात करती है, फिर वो सरकार आई, वो सरकार जो एक्शन नहीं ले पा रही थी 30 और 31 तारीख को, 28 तारीख की रिपोर्ट मिलने के बावजूद फिर वो सरकार दिखाती है कि हमने तुम्हारी पिटाई का कैसे बदला लिया। ये पूरे स्टेट को मैसेज जाना चाहिए। मेवली गांव में मुझे लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे हमारे यहां पुलिस आई। तो हमने पूछा कितनी पुलिस आई, तो उन्होंने कहा जी 20 तो जीप थी और 4 बसें थी। तो 20 जीप और 4 बसेस से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि किस तरह पूरे गांव को होस्टेज बनाया गया होगा। तो मुझे तो नहीं, ये तो उस मंदिर के पुजारी ने रिफ्यूज किया कि जो है यहां पर कोई होस्टेज नहीं बनाया गया, लेकिन उस गांव के लोगों ने यह बात कही कि सुबह 4 बजे हमको होस्टेज बना लिया गया, हमारा बच्चा अगर कच्चे में सो रहा था तो उसको कच्चे में उठाकर लेकर आए। रिक्वेस्ट करी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ एक फैमिली के। और दूसरा, ये टारगेटेड वायलेंस इसलिए है कि जिस मेवली गांव का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो वहां पे जो सबसे बड़ा चौधरी है, जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है, 9 आदमी उसकी फैमिली के उठाए गए, जिससे ये मैसेज दिया जाए कि आपकी कम्युनिटी का जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है उसका बैकबोन हमने क्रश कर दिया है। तो जो छोटे लोग हैं तो वो तो सोच ही नहीं सके कि जस्टिस कहां से डिलीवर होगा। मुरादाबाद में 5 बजे पुलिस पहुंची है, जितने लोग सोते हुए दिखाई पड़े हैं वो उठा लिए गए। तो इस तरह की कार्रवाई हुई फर्स्ट राउंड में पुलिस के जरिए। वो पुलिस जो रात तक मौजूद नहीं थी वो सुबह 5 बजे और 4 बजे लोगों को उठा लेती है। फिर आप ये दोनों हजरात और इनके साथ में लोकल है मेरे और कुछ लोग गए तो 100 लोग वहां पर छोड़े गए। जो 100 लोग छोड़े गए हैं उनका ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे डर के वो बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं कोट कर रहा हूं। उनके ये स्टेटमेंट्स हैं कि उन सब के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, उन सब की पिटाई हुई और बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई करी गई। तो ये अगर कोई कह रहा है कि ये पुलिस की विफलता है, हालांकि रिपोर्ट में भी हम यही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि ये पुलिस की सफलता है
जिस दंगे को वो कराकर एक मैसेज देना चाहते थे और दंगे के बाद जिस तरह से पुलिस ब्रूटलिटी का वो मैसेज देना चाहते थे, उसमें उनका सक्सेस है। उनका फेल्योर्स उनकी ड्यूटी पर है, लेकिन उनका सक्सेस उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने जो उनको ड्यूटी दी थी उस पे है। अब आप उसको वहां की जो वल्नरेबिलिटी है उसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक जगह मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने दुकानें हैं, दुकानें सारी टूट गई हैं और वहां पर स्टॉक लगा है, यानी कि मेडिकल स्टोर्स में जो मेडिसिन हैं वो जमीन में पड़ी हुई हैं। वो जमीन में जो पड़ी हुई मेडिसिन है उनकी कीमत 5 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में है स्टॉक की, लेकिन घर का लड़का, घर का आदमी, मेल मेंबर्स मारे डर के गिरफ्तारी के वहां से गायब है। तो वो जो महिलाएं घर की हैं वो दुकानों के पास बैठी हैं कि अगर हम शायद किसी तरीके से अपने इस स्टॉक की हिफाजत कर लें, दुकान तो चली गई, शायद स्टॉक बच जाए। तो ये वल्नरेबिलिटी है और उस स्टॉक के बीच में भी बुलडोजर पहुंच रहा है, उससे अपनी मर्जी की कुछ एक मार रहा है, एक डंप मार रहा है और उसको भी बर्बाद कर रहा है। तो इस लेवल की वल्नरेबिलिटी है। हम सबको मालूम है कि जो बुलडोजर का मॉडल है उसमें हर जगह, जो इलाहाबाद में हमने देखा जावेद मोहम्मद साहब के घर पे कि उनके यहाँ बैक डेट पे नोटिस डाला गया, मकान जो है वो परवीन फातिमा के नाम था और जावेद मोहम्मद साहब के नाम पे नोटिस भेज के मकान गिराया गया। तो फर्स्ट राउंड पे 30/6 के कुछ नोटिस चिपकाए गए और कुछ दिखाए गए, लेकिन उसके बाद में जब पॉलिटिकल मास्टर्स के से उनको पूरी खुली छूट मिली पुलिस को, तो फिर किसी नोटिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 240 जो क्लस्टर्स थे, छोटी छोटी झुग्गियां थी, वो सिर्फ तावड़ू में थे, जहां पर बंगाल के और आसाम के मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग रह रहे थे, उनको तोड़ा गया। 40 दुकानें तावड़ू में तोड़ी, वो मेडिकल कॉलेज के पास में तोड़ी गई। अब उस 40 दुकान में कल को आप ये कहेंगे कि साहब मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई, तो वहां पर एक भास्कर की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, वो भी इसीलिए तोड़ दी गई, और एक दुकान और थी। 2 दुकानें वहां पर नजर आई जो नॉन मुस्लिम्स ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है कि 700 के आसपास स्ट्रक्चर्स, छोटे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, वो तोड़े गए। और जिस तरह से कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर इस पूरे प्रोसेस में अपनी बात रखी है, तो ये तो पूरे सिस्टम को निशाना बनाया है। अगर कोई, हालांकि अब ये इस दौर में मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने साबित किया कि अगर सैकड़ों लोग भी मर जाएं तो इस्तीफे देने का सवाल नहीं होता, लेकिन सुओ मोटो जजमेंट जो आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का, अगर वो कोई शर्म वाला चीफ मिनिस्टर होता तो वो चीफ मिनिस्टर अब तक रिजाइन कर चुका होता। उसने पूरी उस एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी पे डाउट किया और ये कहा कि ये तो एथनिक क्लींजिंग थी। अब अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव की जो कमिश्नर थी, उनसे कई लोगों की बात हुई जो यहां बैठे हैं। हमारी जब उनसे 1-to-1 मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। तो हमने उनसे ये कहा, मैम ये तो सबको मालूम था कि जो लोग गए हैं वो गुड़गांव, मेवात के नहीं है उस रैली में, या तो वो गुड़गांव के हैं या वो सोहना के हैं या दूसरे इलाकों के हैं, बल्कि ज्यादा नंबर उनमें गुड़गांव का है। और जब वो वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो आपने कैसे एंटीसिपेट नहीं किया? तो उन्होंने कहा हमारी पुलिस जो है वो 70% पुलिस जो है वो हमारी नू चली गई थी। एक तरफ पुलिस का वर्जन ये है, नू पुलिस का, कि हमारे पास मैन पावर कम थे इसलिए वायलेंस हो गया। दूसरी तरफ गुड़गांव पुलिस ये कहती है कि हमारी पुलिस नू में ट्रांसफर हो गई थी इसलिए हमारे पास मैन पावर कम था, तो हर मस्जिद में हम 1 या 2 आदमी कोई दे पाए या आदमी नहीं दे पाए, जिसके नतीजे में एक बच्चा शहीद हो गया जिसका भाई हमारे बराबर में बैठा हुआ है। मस्जिद में आग लगा दी गई। उसके बाद तो वो जो एंटीसिपेशन की बात है, ये तो बेसिक सेंस सबके पास में है। तो अगर अब उसी पुलिस के ऑफिसर से अगर हम ये पूछें कि अगर आप एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे तो सीआरपीएफ का कैंप भी है, दूसरी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस भी हैं, आपने उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं करी। तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली ओरिएंटेड है। इसमें 100% पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, अभी तक किसी भी मामले में जो आपने किसी भी एफआईआर में आपने ये देखा होगा, मोनू मानेसर पे किसी ने बात नहीं करी। बिट्टू बजरंगी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाकर छोड़ दिया गया।
तो ये एक ओपन इनविटेशन है कि इन दोनों को छोड़े रखना कि आने वाले दिनों में फिर हरियाणा में इस तरह की कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। दूसरी एक बात वो ये है कि कोई आदमी वो बात क्यों नहीं कर रहा कि इतने हेवी वेपन्स आए और उसके बेसिस पर अगर कोर्ट सुओ मोटो हियरिंग करके और उस पर जजमेंट दे सकता है तो पुलिस को सुओ मोटो करने पे किसने रोका हुआ है। तीसरी बात यह कि नूह के अंदर वायलेंस हुआ और उस वायलेंस की शुरुआत यात्रा में गए हुए लोगों ने करी। जो लोग यात्रा को साइड से ओवरटेक कर रहे थे, पहले उनकी पिटाई करी, गाड़ियों को तोड़ा और नूह के लोगों के पास गाड़ियों के तोड़ने के वीडियो ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले यात्रियों के साथ में मिलकर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो नए ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं उन्होंने एक भी एफआईआर अभी तक उनके खिलाफ नहीं लिखी है। तो हम अपनी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन तमाम ऑफिसर्स से दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तो लगातार कोर्ट जाएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी हम ये रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं कि आप उसको सुओ मोटो में कम से कम अपनी जो है वो कुछ एफआईआर करें। एपीसीआर जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ हातिम मुचाला है, मैं सेक्रेटरी हूं और कई सारे एक्टिविस्ट और लॉयर इसका पार्ट हैं। इसके तहत हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग करी है, कुछ पिटीशंस हमने कोर्ट में डाली हुई हैं, आने वाले दिनों में कुछ पिटीशंस और भी डालेंगे। हमारी टीम के कुछ लॉयर्स आज भी नूह में मौजूद हैं, कुछ पलवल में जो हमले हुए हम उनके पास भी गए हैं। दूसरा जो इमाम साहब और इमाम साहब के साथ जो उनके साथी घायल हुए थे जो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है, इन दोनों के बिहाफ पर भी हम पिटीशन फाइल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शाम के वक्त चीफ मिनिस्टर खट्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ब्रीफ किया कि जो लोगों की गाड़ी का नुकसान हुआ है उनको इतना कंपनसेशन देंगे, जो यात्रा में गए हुए यात्री थे उनके घायल हुए हम उनका इतना कंपनसेशन देंगे। लेकिन गुड़गांव में जो कंपनसेशन की बात थी उसको उन्होंने पूरा वाइप आउट कर दिया है। तो गुड़गांव के कंपनसेशन के बारे में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बात करें, लिखें। अब उसका साइड इंपैक्ट किस तरह से है। एक इमाम के जो भाई साहब हमारे साथ बराबर है बैठे हैं, ये वहीं पर ट्यूशन पढ़ाते थे, उसी सेक्टर के बराबर में 54 में ट्यूशन पढ़ाते थे। अब इनके भाई को मार दिया गया, कुछ लोग अरेस्ट कर लिए गए जिनके खिलाफ पंचायत चल रही कि इनको छोड़ो। अब इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये गुड़गांव में दोबारा जाकर अपने एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सके, तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयड है। तो इनके रोजगार की जिम्मेदारी देने की भी हरियाणा सरकार की है और साथ में जो जाने गई हैं, जो नुकसान हुआ है उसके भी कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी है। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट आज के इस मीटिंग में और इस रिपोर्ट से भी ये कर रहे हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाए और जो फैमिली किन है उनको नुकसान जो हुआ है उनका कंपनसेशन दें और उनको नौकरी दें। और इसी के साथ साथ जो जिस दिन गुड़गांव का वाकया हुआ था, उस दिन जो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो मधुबनी और जयपुर के लोग मारे गए थे उनके बारे में भी कोई कंपनसेशन का डिस्कशन नहीं हुआ। 35 लाख रुपए आरपीएफ ने अपने आदमियों को अनाउंस किया लेकिन बाकी लोगों को अभी कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने है और इस पूरी रिपोर्ट में एक बात यह है कि हरियाणा पुलिस ऑफिशियली फेल करी है जिसकी वजह से दंगे हुए हैं। अनऑफिशियली हरियाणा पुलिस सक्सेसफुल रही है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के मिशन को सेटल करने में जिसके नजदीक बहुत अच्छे से उन्होंने दंगे कराए। बहुत बहुत शुक्रिया।